जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था और उसमें हम लेकर आए हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और साथ ही हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेसिकली 2 से 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट फ्रॉम एल्कोहल है, सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और थर्ड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बहुत इन शॉर्ट हम इसको रिवाइज कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो बड़े इंपॉर्टेंट से कुछ रिएक्शंस हैं और साथ ही हम यहाँ पे कुछ उसके PYQs को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हेलो एल्केन के बॉन्ड का नेचर जो है वो होता है। तो नेचर ऑफ C बॉन्ड X। अब देखा यह जाता है कि हेलोजन जो है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज। देयरफॉर कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइजेशन का बच्चों मतलब क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन जो है वो बॉन्ड को शेयर करके जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। इसकी टेंडेंसी हो जाती है कि ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन तो हेलोजन का ही है बट एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इस हेलोजन की होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेलोजन वो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर गया। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके गया तो हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है ना। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि किसी जमाने में मुझे भी ऐश्वर्या राय पसंद थी। तो पसंद होना, अट्रैक्ट होना अलग बात है और घर में होना अलग बात है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ चुका है, एटम के शेल में एंटर कर चुका है, एटम ने उसको गेन कर लिया है। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसको गेन नहीं करता। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हेलोजन के पास आए हैं तो हेलोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ही ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बन जाता है पोलर इन नेचर। दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। पोलरिटी का मतलब होता है कि इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन द एटम। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है, पोलर इन नेचर होता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन possesses positive partially positive charge on it and halogen is having a partially negative charge on it। तो ये सिर्फ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डायपोल मोमेंट। तो यहां पे बात हो रही है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन की। तो हम देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन इज 139 पिकोमीटर, कार्बन एंड क्लोरीन is 178 picometer, carbon and bromine is 193 picometer and carbon and iodine is 214 picometer। अब बेसिकली बच्चों बॉन्ड लेंथ होता क्या है,
बॉन्ड लेंथ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हेन दे हैविंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि उन दोनों के डिस्टेंस का आधा, सॉरी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। कि यहाँ पे अगर कार्बन का और हेलोजन ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो ओवरलैपिंग हुई है बिटवीन द शेल्स, तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। अब बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है इट टोटली डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज। बॉन्ड लेंथ इज proportional to atomic size. बॉन्ड लेंथ जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो एज वी नो वेरी वेल कि किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से नीचे चलने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा और आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। तो एज सुन एज वी इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है और कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो मिनिमम है। क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ इज टोटली डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज। सेकेंड पैरामीटर जो हम देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम। कि कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इट इज नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेन मेरे पास है, तो इस पेन के नीब को अगर हम तोड़ना चाहें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द पेन। इस पेन को बड़ा आसानी से पकड़ के हम तोड़ सकते हैं, बट अगर इस नीब को अगर हमें तोड़ना है तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो जैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, इसलिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंथैल्पी के और बॉन्ड लेंथ के। तो छोटा बॉन्ड लेंथ बड़ी एंथैल्पी, बड़ा बॉन्ड लेंथ छोटी एंथैल्पी। इसीलिए आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं जो एंथैल्पी का वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड है फ्लोरीन में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा फ्लोरीन में है, और मिनिमम जो बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड है वो है आयोडीन के, कार्बन आयोडीन के केस में, क्योंकि सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन आयोडीन का है। तो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या चीज होता है बच्चों? तो डायपोल मोमेंट जो है इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लास 11th में अगर आप चलें तो डायपोल मोमेंट क्या होता था कि दो चार्जेस जो हैं उनके बीच में जो ये पोलैरिटी इंड्यूस होती है, तो यहाँ पे डायपोल, ये दोनों डायपोल कहलाते थे, क्योंकि डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलैरिटी। तो एक पोलैरिटी पॉजिटिव, एक पोलैरिटी नेगेटिव, और ये होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो कार्बन और हेलोजन के बीच में बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायपोल इंड्यूस हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? या तो चार्ज पे डिपेंड करेगा या डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे। अभी डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस क्या है? नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज तो दोनों में सेम दिख रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो 1 1 चार्ज दोनों के ऊपर है, तो चार्ज तो यहाँ पे सेम हो गया। इसका मतलब अब डायपोल मोमेंट का जो वेरिएशन है
वो वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो अभी हमने देखा कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा छोटा, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए जब हम क्या करें, ऊपर से नीचे चले। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कार्बन और आयोडीन का। तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों फैक्टर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मामला अब गड़बड़ाता है कि अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से चले तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम होना चाहिए। पर हम तो बोल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है ऊपर से नीचे चलने पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा डिपेंड करता है चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ जनरेट होना चाहिए था, चार्ज यहाँ जनरेट होना चाहिए था। बट यहाँ पे फिर ट्विस्ट आता है कि प्रैक्टिकली देखा गया कि जो डाइपोल मोमेंट निकल के आता है वो डाइपोल मोमेंट कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का ज्यादा आता है बजाय किसके? कार्बन और फ्लोरीन के। तो पहली चीज तो ये क्लियर कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा डिपेंड करता है चार्ज पे बजाय डिस्टेंस के। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है। हमें पता है कि टॉप 3 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर निकालें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था। बट डाइपोल मोमेंट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है किसका? क्लोरीन का। अब रीजन बिहाइंड दैट ये है कि फ्लोरीन जो है, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है बेसिकली यहाँ पे कि वाई सी बॉन्ड एफ हैज लेस डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू सी बॉन्ड सी एल। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो रीजन ये है कि फ्लोरीन का अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो 9 एटॉमिक नंबर 2,7। एटॉमिक साइज की बात करें तो ये सबसे सेकेंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और लेता है तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज देयर एग्जिस्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहां पे क्या एग्जिस्ट करने लगता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एग्जिस्ट करने लगता है। देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है बच्चों? कि जब ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज कंजेस्टेड है, मतलब बहुत कम जगह इनको बैठने के लिए वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन है। तो अगर ये फ्लोरीन किसी और इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या गेन करने की कोशिश करता है तो ये जो पहले के इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं ये क्या करते हैं? उन पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो उसी रिपल्सिव फोर्स को क्या कहा गया है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप में से पूछा जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन गेनर कौन है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वहां भी ये देखा गया कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है वो फ्लोरीन के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। क्यों? अगेन द रीजन इज सेम कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है और सबसे छोटा एलिमेंट होने के कारण वहां पे लगता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण फ्लोरीन और कार्बन के बीच का डाइपोल मोमेंट भी कम है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी क्या है? कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा बन सकता है यहाँ पे
कि डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट क्लोरीन से कम क्यों है, जबकि हम देखें कि फिर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे रीजन यही है कि बिकॉज फ्लोरीन जो है वो क्या है, सेकेंड पीरियड का स्मॉलर एटम होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाता है, और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट जो है वो क्लोरीन से कम है। ठीक है, नोट कीजिए इस पार्ट को इतना। बढ़े आगे, चलिए अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमें एनसीईआरटी में किया हुआ है, फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल से बेसिकली 5 से 6 टाइप की मेथड्स हैं, और उनमें से कुछ मेथड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली मेथड जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है बाय लुकास रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या चीज हमें याद रखने जैसी है, पहला पॉइंट तो ये कि लुकास रिएजेंट ही क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लुकास रिएजेंट कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम यहां पे देखें तो पॉइंट नंबर 2 इज कि इट इज फॉर टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। इस मेथड से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेक only haloalkane. This method is used to make only for haloalkane, not for haloarenes, because it is SN1 reaction। ये क्या है, SN1 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। देन ये मेथड सिर्फ हेलो एल्केन बनाने के लिए यूज होता है, हेलो अरीन्स बनाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक SN1 रिएक्शन है। अब कौन सा एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, तो सबसे अच्छा एल्कोहल देता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर एल्कोहल, तो वो सबसे अच्छा फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन देख लेते हैं, बड़ा आसान सा रिएक्शन है कि एल्कोहल reacts with HCl in presence of anhydrous ZnCl2। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि HCl से H और एल्कोहल से OH, मतलब कौन बाहर हो गया, H2O, और यहां क्या बन गया, RCl, एल्काइल हैलाइड क्लोरो एल्केन। अब देखा यह जाता है कि इफ एल्कोहल इज 3 डिग्री देन दिस रिएक्शन कैरीज आउट इमीडिएटली। कि जैसे ही हमने 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर यहाँ पे लुकास रिएजेंट को डाला, लुकास रिएजेंट को डाल के यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्शन होता है और उसे टर्बिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्बिडिटी।
टर्बिडिटी का मतलब होता है कि जैसे ही हमने इसको डाला क्लाउडीनेस अपीयरेंस होता है, जैसा व्हाइट कलर के कुछ ऐसे प्रेसिपिटेशन टाइप बनने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है टर्बिडिटी। अब अगर यहाँ पे अल्कोहल हमारा 2 डिग्री हो, इफ अल्कोहल इज 2 डिग्री, देन इट टेक्स 2 to 5 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स टू टर्बिडिटी अपीयरेंस, मतलब क्लाउडीनेस के लिए 2 से 5 मिनट लगते हैं। बट अगर अल्कोहल जो है 1 डिग्री, देन नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा कि सबसे फास्ट अल्कोहल रिएक्शन कौन सा देता है, 3 डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्बिडिटी टेस्ट हम अल्कोहल को भी क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट हो गया, लुकास रिएजेंट यूज होता है फॉर एनहाइड्रस ZnCl2 + HCl, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। कैसे पता चलता है कि 3 डिग्री इमीडिएट रिएक्शन देता है टर्बिडिटी टेस्ट, क्लाउडीनेस 2 डिग्री 2 से 5 मिनट लेता है, और 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देता है। अगर हमारा अल्कोहल 3 डिग्री है तो कभी कभी यहाँ पे HCl की भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ HCl इन 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो फिर HCl की भी जरूरत, सॉरी ZnCl2 की भी जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड इन 3 डिग्री ऑफ ZnCl2, सिर्फ HCl डालने से ही क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ ZnCl2। क्लियर है, नोट कीजिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़े आगे, चलिए। जैसा आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर इवन आफ्टर 5 मिनट्स। यहाँ पे डालने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ देख रहे हैं आप थोड़ा सा टर्बिडिटी अपीयरेंस हुआ है 2 to 5 मिनट्स के बीच में, और 3rd डिग्री में इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स होता है। टर्बिडिटी का मतलब इस तरीके का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होना, जैसे ही हम उसके अंदर क्या डालें, एनहाइड्रस ZnCl2 को डालें। क्लियर है, तो प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म इनसॉल्युबल एल्काइल क्लोराइड विच कॉजेस टर्बिडिटी। तो इनसॉल्युबल एल्काइल क्लोराइड बनता है जो हमें टर्बिडिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला रिएक्शन आता है अल्कोहल बाय HBr। HBr में सबसे पहले क्या किया जाता है, इस HBr का ही प्रिपरेशन कराया जाता है। रिएक्शन कराया जाता है सबसे पहले NaBr प्लस H2SO4 का, तो यहां पे बनता है NaHSO4 प्लस HBr। प्रॉब्लम ये है कि इस HBr को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, तो इसको इमीडिएट बनाया जाता है, और देन अल्कोहल जब लेके आया जाए तो इन द सिमिलर मैनर यहां से H2O बाहर होता है और क्या बन जाता है, ब्रोमोएल्कीन RBr प्लस H2। तो सबसे पहले HBr का प्रिपरेशन किया जाता है और HBr बनाने के बाद इस रिएक्शन को करवाया जाता है। अगर आप अपनी NCERT बुक देखेंगे तो NCERT बुक में इन दोनों रिएक्शन का सम वाला रिएक्शन जो है वो गिवन है। तो रिएक्शन में क्या होगा, इस HBr से ये HBr कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2। ये बुक में आपको गिवन है, NCERT बुक में यही रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो पहले HBr बनाया किसे जाता है, इट इज मेड बाय NaBr प्लस H2L, सॉल्ट लिया, ब्रोमीन का रिएक्शन करा दिया H2SO4 एसिड के साथ,
और NHSO4 प्लस HBr का फॉर्मेशन, देन HBr का सीधे रिएक्शन करा दिया जाता है एल्कोहल से। अब होता क्या है कि अगर आप सेम मेथड यूज करें टू मेक HI, कि अगर यही तरीका हम यूज करें आयोडो एल्केन बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लेना पड़ेगा किसी भी आयोडाइड सॉल्ट का सैंपल, और उस आयोडाइड सॉल्ट का सैंपल लेके हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे HI बन जाएगा। पर देखा यह जाता है कि अगर हम आयोडो एल्केन बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे इस एसिड का यूज नहीं किया जाता, इस H2SO4 का यूज नहीं किया जा सकता। तो सर फिर कैसे करेंगे? तो इस H2SO4 की जगह क्या किया जाता है, कोई वीक एसिड लिया जाता है, लाइक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन ही आपका ये बनता है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ KI, कि अगर हम ROH और KI प्लस H2SO4 ले लें तो इस H2SO4 का यूज नहीं किया जाता रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि वहां हमने क्या लिया था, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4। तो NaBr लो या NaI ले लो, KI ले लो, बात एक ही है, सॉल्ट आयोडीन का होना चाहिए। तो अगर आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट है तो वहां पे आप H2SO4 नहीं ले सकते, उसकी जगह आपको क्या लेना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है H2SO4 से वीकर एसिड लाइक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि H2SO4 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि फर्स्ट स्टेप में KI और H2SO4 मिलकर बनाना चाहिए KHSO4 और HI। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, KI प्लस H2SO4 ये मिलके कन्वर्ट होने चाहिए थे किसमें, KHSO4 प्लस HI में, और इस HI को फिर रिएक्शन करना चाहिए किसके साथ, एल्कोहल के साथ। बट बिकॉज H2SO4 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इमीडिएटली क्या करता है, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके HI को बदल देता है किसमें, I2 में। तो HI जैसे यहां बनता है, HI जैसे ही यहां पे बनता है, वैसे ही क्या होता है, इमीडिएटली इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके HI किसमें कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है I2 में। तो हमें तो रिएक्शन में कौन चाहिए था, HI चाहिए था, पर जैसे ही HI बना, उस HI को किसने कन्वर्ट कर दिया, H2SO4 ने किसमें बदल दिया, उसको I2 में बदल दिया। तो रिएक्शन में अवेलेबल कौन है अब, I2, जबकि रिएक्शन करना किसको थी, HI को। इसीलिए क्या किया जाता है, इस H2SO4 की जगह एक वीकर एसिड लिया जाता है लाइक H3PO4। तो सबसे पहले फिर क्या होता है, ये जो KI है ये उस H3PO4 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है HI, और साथ में बनता है KH2PO4। अब ये जो HI बना है, तो चूंकि H3PO4 एक वीकर एसिड है, तो वीकर एसिड होने के कारण वो इस HI को कन्वर्ट नहीं कर पाता, और यहां पे फिर क्या बनता है, आयोडो एल्केन बन जाता है। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम यहाँ पे H2SO4 नहीं लेते हैं, हम उसकी जगह क्या लेते हैं, H3PO4 जैसा वीक एसिड लेते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं, नोट कीजिए। बढ़े आगे। अगली दो रिएक्शन है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ये PCl5 होगा, ROH प्लस PCl3। देखिए अब इसके मैकेनिज्म पे हम नहीं चलेंगे, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे हमें 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे,
तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 3RCl प्लस उन तीनों Cl की जगह कौन आ जाएगा POH। बेसिकली जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा होता नहीं है, बट चूंकि बोर्ड लेवल पे हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, तो ये तीन OH इस Cl की जगह और Cl कहाँ आ जाएगा OH की जगह। दिस POH होल थ्राइस इज नथिंग बट इट इज द फॉस्फोरस एसिड H3PO3। इसको H3PO3 भी लिखा जा सकता है। तो क्या किया, तीन OH की जगह तीन Cl ले आए और Cl को कहाँ बिठा दिया, OH की जगह बिठा दिया। ठीक है, अगला रिएक्शन है फ्रॉम PCl5। तो एल्कोहल reacts with PCl5, it makes chloroalkane plus POCl3 known as phosphorus oxychloride. phosphorus oxychloride और साथ में क्या बनता है HCl। तो ट्राइक्लोराइड में तीन मॉलिक्यूल RCl बनते हैं और पेंटाहेलाइड में क्या बनता है यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नोट कीजिए इसे, ये अगर आएगा हमें बोर्ड में तो सिंपल एज इट इज आने वाला है। बढ़े आगे, अगला रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय डार्जन्स मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेथड है। यहां पे एल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बनता है हेलोएल्केन प्लस जो यहाँ पे दो साइड प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये दोनों प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, ये गैसियस प्रोडक्ट है, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। तो गैसियस स्टेट में होने के कारण ये इमीडिएटली रिएक्शन से एस्केप हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो अगर ये दोनों एस्केप होके बाहर निकल गए तो सिर्फ प्रोडक्ट क्या बचा हमारे पास, हेलोएल्केन। इसका मतलब ये ऐसी सिंगल मेथड है जिसमें केवल हमें हेलोएल्केन मिल रहा है, उसके अलावा जो भी साइड प्रोडक्ट हैं वो दोनों साइड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं, वो गैसियस होने के कारण रिएक्शन से एस्केप कर जाते हैं। इसीलिए दिस मेथड इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन from alcohol. This method is best method to prepare haloalkane from alcohol. तो एल्कोहल बनाने के लिए सबसे अच्छी जो मेथड है वो कौन सी है, फ्रॉम डार्जन्स मेथड। देखिए लिखा है द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। हमने पहले भी कहा कि ये सारी मेथड सिर्फ हेलोएल्केन बनाने के लिए है, एराइल हैलाइड बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और वहां पे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेलोअरीन्स जो हो गए या बेंजीन कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़े आसानी से नहीं देते हैं, है ना। वहां पे हम रीजन पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन है, कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो उस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर हम अभी से इतना याद रखें कि ये SN1 सब्स्टिट्यूशन है और बेंजीन कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो कभी भी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन जो यहाँ पे बची है वो है एल्कोहल रिएक्ट करता है विथ रेड फॉस्फोरस। यहाँ पे हेलोजन होगा, इट मे बी ब्रोमीन और आयोडीन, या फिर यहाँ पे PBr3 या PI3 हो सकता है। इस केस में सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब PBr5 और PI5 नहीं होते हैं, PI5 बनता ही नहीं है, और PBr5 जो है जैसे ही बनता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इट डिसोसिएट इनटू PBr3 एंड Br2। तो यहाँ पे जो है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड का रिएक्शन है
रेड फॉस्फोरस का प्रेजेंस, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन। नॉर्मली यूज किया जाता है ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। क्लियर है? तो ये सारी मेथड्स थी जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो है हमारा हेलो एल्केन बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्कोहल। पहला क्वेश्चन कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन में जो दोनों साइड प्रोडक्ट हैं, वो साइड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे गैस होते हैं। तो गैसियस होने के कारण रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसलिए ये मेथड क्या है, सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, तो देखिए सेम OH की जगह क्या करना है, यहाँ पे हमें केवल Cl लगाना है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं कि नॉर्मली हम इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होते हैं कि हमें बेंजीन बनाने की आदत हो जाती है। तो जैसे ही ऐसा शक्करपारा दिखा, फटाक से गोला बन जाता है, हाथ अपने आप चलने लगता है। तो थोड़ा अपने हाथ को रोकिएगा कि यहाँ पे बेंजीन नहीं है तो यहाँ अंदर भी बेंजीन आएगा नहीं, केवल क्या आएगा, OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl, और साथ में क्या बनेगा, SO2 और HCl। ठीक है, बढ़े आगे। अगला देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिखता है OH और HCl, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है और एक OH जो है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने कहा कि ये जितने भी मेथड हैं ये वो नहीं देते हैं जिन पे बेंजीन रिंग हो। तो OH सब्स्टिट्यूट तो होगा, पर कौन सा वाला, जो सिर्फ बिना बेंजीन से जुड़ा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा इट विल बी, अच्छा तो फिर बचे हुए का क्या होगा सर, बचे हुए का कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अपने मन से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये OH की जगह ही रहेगा, पर जो CH2 के साथ OH है वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इस OH के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बट इस OH में OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगला CH2OH PCl5, फिर वही कहानी, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, केवल OH बदलता है। तो OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl, साथ में क्या बनता है, POCl3 और HCl। साथ में क्या बनता है, POCl3 और HCl। तो प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में ध्यान रखें, अपने मन से कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। बिना बेंजीन वाले को बेंजीन नहीं बना देना है, बेंजीन वाले को बिना बेंजीन वाला नहीं बना देना है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अगला आता है कि CX बॉन्ड लेंथ इन हेलो बेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन इट इज CH3X। बोल रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में छोटा होता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हेलोजन इन मिथाइल क्लोराइड। तो यहां पे कार्बन और ये भी कार्बन, पर यहां पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो क्या है, sp2, और यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो s कैरेक्टर होता है 33.33% और p कैरेक्टर कितना होगा, 66.66%। तो यहाँ पे कार्बन कैसा है, sp2, और यहाँ कार्बन कैसा है, sp3। तो जो s कैरेक्टर होगा इट विल बी 25% और p कैरेक्टर जो होगा वो होगा 75%। तो इससे हुआ क्या, ये कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है और इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कम है। अब हमें पता है कि s ऑर्बिटल ज्यादा होता है न्यूक्लियस के पास, मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो s ऑर्बिटल पे सबसे ज्यादा लगने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पे चूंकि s कैरेक्टर ज्यादा है तो होगा क्या, अभी हमने देखा कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन जो है, ये कार्बन भी क्या कर रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
तो क्लोरीन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, बेंजीन का कार्बन अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। जब दोनों एक अपनी अपनी तरफ खींचना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बट चूंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, तो एस कैरेक्टर कम होने के कारण ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो बिकॉज इन द क्लोरोबेंजीन बॉन्ड लेंथ छोटा है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एस कैरेक्टर ज्यादा है, और एस कैरेक्टर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के बीच में ज्यादा रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। बट यहाँ पे हेलो एल्केन्स में जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है, यहाँ पे चूंकि एस कैरेक्टर कम है और एस कैरेक्टर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है कार्बन से दूर चले जाएंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये था ओवरऑल हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात की, फ्रॉम एल्कोहल कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखे, पीवाईक्यूज हमने किए उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, और बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमने क्वेश्चन देखे। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा।